आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो हमारे उपन्यास का यूनिट चल रहा है, यूनिट नंबर 6, जो यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए टीजीटी पीजीटी हो या आरपीएससी, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम उपन्यास में मानस का हंस जो है उपन्यास जो अमृतलाल नागर ने लिखा है, इसकी संपूर्ण व्याख्या जो है और पात्र कौन कौन से हो सकते हैं ये थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानेंगे। विस्तार पूर्वक का मतलब है संक्षिप्त में ही जान लेंगे, क्योंकि हम उपन्यास न पढ़कर इसमें उस उपन्यास में क्या है इसका कथासार थोड़ा सा जान लेंगे। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियां तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन पर चित्रण किया है। लेखक ने राम बेला से तुलसी तक की यात्रा का जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उसकी तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उसके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर्विरोधों के बीच उभर कर सामने आता है। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को इसी उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया। मानस के हंस में हम तुलसीदास के ऊपर, भक्ति काल के जो कवि हैं तुलसीदास, उनके ऊपर ये बताया गया कि कैसे वो मानस के हंस हैं। मानस का उपन्यास की कथा में कुल 31 अंकों में विभाजित है। कथा की आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है, जहां बांदा जिले विक्रमपुर गांव के तुलसीदास का जन्म 1589 विक्रम संवत जो है और 1532 ईस्वी में होता है। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दास थे और जन्म लेते ही मुख से राम बोलने लगे थे, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया था। तुलसीदास का सबसे पहले जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? राम बोला रखा गया था। इनके पिता आत्माराम दुबे थे जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी माता का नाम हुलसी था जो इनके जन्म देते ही संसार छोड़ गई थी, जिस कारण इनके पिता ने अशुभ माली और इनकी अपनी दासी मुनिया के सास को दे दिया। जो इनकी अपनी दासी थी उसकी मुनिया की सास को दे दिया। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहता था। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर ये भटकते भटकते सूकर छेड़ गोंडा पहुंच गए और उन्हें साधु नर हरिदास मिले और वहीं पर ही वो अपना शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। और इसी तरह से हम आगे जानेंगे और इनके पात्र आपको पता चल गए। तुलसीदास जो है केंद्रीय पात्र, जो बचपन का नाम इनका राम बोला है, याद रख लीजिए। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। हुलसी तुलसी को जन्म देने वाली माँ है और पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला हैं। तो पार्वती ने इनका लालन पालन किया था और नरहरि बाबा तुलसी के गुरु व अभिभावक हो जाते हैं। और मोहिनी एक व्रत कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे, मोहिनी नाम से, और रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री और तुलसी की पत्नी रत्नावली बन जाती हैं। और शेष सनातन जो थे तुलसी के गुरु रहे। टोडर जयराम शाह गंगाराम कैलाश मेघा भगत तुलसी के मित्र एवं भक्त रहे हैं। ये हमारा इनका तुलसी का समय जो है आपको पता होना चाहिए, मुगल काल का समय, अकबर के दरबार का समय है। गंगेश्वर तुलसी के 7 साले हैं और तारापति तुलसी का पुत्र है। रामकली तुलसी की सेविका, रामू देदी व संत बेनी माधवदास तुलसी के शिष्य हैं। बैदीबल रविदत्त बटनेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। और मैना कहारिन बकरी कक्का ये और भी पात्र हो जाते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसे विस्तार पूर्वक जानने के लिए थोड़ा सा इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको पता चलेगा। तो चलिए, मानस का हंस सामने आपके लिखा है। इकाई 6 मीन्स यूनिट 6 में ये दिया गया है। उपन्यासकार अमृतलाल नागर है। कौन है उपन्यासकार? अमृतलाल नागर है। तो हम इसे थोड़ा सा पतला कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाए। और प्रकाशन वर्ष 1972 है। क्या है? 1972। अमृतलाल नागर जन्म 17 अगस्त 1916 गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश और निधन 23 फरवरी 1990 में इनका निधन हो जाता है और 1916 में ये पैदा होते हैं। अब इसी तरह से देख लीजिए, सन 1953 से 1956 तक के ये आकाशवाणी लेखक में के ड्रामा प्रोड्यूसर रहे हैं। कौन रहे हैं? अमृतलाल नागर जो हैं तो प्रोड्यूसर भी रहे, लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर रहे आकाशवाणी के।
और 53 से 56 तक 3 साल तक, और चकलस्य का पत्र का संपादन कार्य भी इन्होंने ही किया है। तो ये याद रखिए। नागर जी ने मेघराज, इंद्रवाह, तहसील लखनवी के नाम भी लेखन किया है। मानस का हंस उपन्यास पर इन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1973-74 का राज्य साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मानस के हंस के लिए अमृतलाल नागर को और 1981 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास और कौन कौन से हैं, मतलब मानस के हंस के अलावा, तो आपको पता होना चाहिए, देख लीजिए डेट वाइज है। महाकाल 1947, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मुहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और वेश 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक डा नेपी शान्य 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, करवन 1985 और पीढ़ियाँ 1990 इनका उपन्यास हो जाता है। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं बच्चों। 1972 में प्रकाशित यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार, जो रामचरितमानस जिन्होंने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। यह लखनवी अंदाज में लिखा गया उपन्यास है। कौन से अंदाज में लिखा गया है आपको पता होना चाहिए, लखनवी अंदाज में लिखा गया है। इस उपन्यास में नागर जी के धार्मिक सांप्रदायिक जातिवाद का वर्णन जरूर किया है, लेकिन इससे ऊपर उठकर इसमें हमें मानवतावादी दृष्टि देख सकते हैं। इस उपन्यास में तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है तथा यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक है बच्चों, याद रखना है आपको कैसा उपन्यास है। ये लखनवी अंदाज में लिखा गया और एक ऐतिहासिक उपन्यास है, और ये तुलसीदास के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। मानस का अर्थ आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए। मनोभावों, मन से उत्पन्न संकल्प, मन से, मन के द्वारा, या रामचरितमानस। तो ये आपके कोई से भी अगर आपका अर्थ आता है तो आपको पता होना चाहिए। मानस का अर्थ है मनोभाव, मन में उत्पन्न संकल्प, मन से, मन के द्वारा, या रामचरितमानस। हंस शब्द का जो अर्थ निकल के आता है आत्मा, अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य, एक प्रकार के सन्यासी, शुद्ध आत्मा आदि। तो ऐसे ही आपको मानस का हंस जो है इसका अर्थ आपको पता चल गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास के अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति व रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति के दर्शन होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी को हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें जीवन के बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिलती। इसलिए अमृतलाल नागर को तुलसीदास की जीवन गाथा लिखने के लिए जन श्रुतियों और लोक गायनों का सहारा लेना पड़ा। और उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, जैसे अभी हमने बताया था, तो तुलसीदास केंद्रीय पात्र हैं। रत्ना तुलसीदास की पत्नी है जो सौंदर्य की धनी है, मीस सुंदर बहुत ज़्यादा है रत्ना। पंडित दीनबंधु रत्नावती के पिता हैं। और मैना कहारिन बतासी श्यामा की हुआ नन्हुकू मनकू। मैना कहारिन है, बतासो है, श्यामोह की बुआ है, नन्हुकू मनकू हैं। बकरीदी चाचा हैं, दर्जी। बाबा तुलसीदास से आयु में 4 दिन बड़े हैं। पंडित गणपति उपाध्याय बाबा के पुराने शिष्य 68-69 वर्ष के हैं। हुलसिया पंडिताइन की मुँह बोली ननंद है। संत बेनी माधव सूकर खेत निवासी शिष्य हैं, उम्र 50 से 55 वर्ष। रामू देदी काशी से आए हुए बाबा तुलसीदास के शिष्य हैं। ये सारे आपको पात्र पता चल गए। अब कथानक के बारे में जान लेते हैं। तो तुलसीदास का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब भारत प्राचीन संस्कृति से समन्वित मुगलों द्वारा पहले दबा हुआ था, या अर्थात जब देश में संकट आया हुआ था, युद्ध चल रहा था तथा सत्ता का हस्तांतरण
हो रहा था। सत्ता बदले जा रही थी, सत्ताएं जितनी भी थी, शासन बदल रहा था। उस समय तुलसी का जन्म हुआ। जन्म के समय माता की मृत्यु तथा पिता द्वारा त्यागे जाने पर तुलसी का बचपन अभाव में बीता है। एक दाई पार्वती ने इन्हें पाला, लेकिन वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, इसलिए तुलसीदास का जीवन भी कुछ वैसा ही रहा। उस वक्त तुलसीदास जी का नाम राम बोला हुआ करता था। पार्वती के निधन के पश्चात भटकते भटकते ये सूकर खेत जा पहुंचा तथा वहाँ एक हनुमान मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगते हैं। बस इस तरह से शुरू हुई उनकी हनुमान भक्ति। वह मंदिर के बंदरों के साथ घुल मिल गए व उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात नरहरि बाबा से हुई। बाबा ने इन्हें भीख मांगने के जीवन से हटाया व अपने साथ रहने दिया। नरहरि बाबा आगे चलकर इनके काशी ले आए तथा काशी के महान विद्वान शेष सनातन के संदिग्ध में छोड़ दिया। वह उस समय बालक ही होते तथा अपने डर को खत्म करने के लिए हनुमान जी को याद करते हैं तथा उनके पद गुनगुनाने लगते, जिससे ही हनुमान चालीसा की रचना संभव हुई। कई वर्ष बीत गए। बालक राम बोला अब 23 से 24 वर्ष के तुलसीदास शास्त्री हो गए थे। तुलसीदास काशी के नए पंडितों में प्रशंसा पा रहे थे। लोगों को चौपाइयाँ सुनाने आदि का कार्य भी वे करते रहते थे। इसी दौरान उनकी एक मोहिनी नाम की वैश्या से मुलाकात होती है तथा इसकी पुष्टि कुछ पंक्तियों से होती है। कौन से दोहा है? तन तरकत तुव मिलन बिन। कुछ का मानना है कि तुलसीदास जी ने ये दोहे अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। सभी को पता है कि तुलसीदास अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मायके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें ये दोहे वाली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? तथा एक अन्य दोहे में तरुणी शब्द का प्रयोग हुआ। अगर तुलसीदास पत्नी के लिए कुछ लिखते तो भामिनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। मृग नैनी के नयन सर को अस लागी नाही, उक्ति भी मग गवाही देती है। सॉरी बच्चों, 1 मिनट पानी पी लो। सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। मृग नैनी के नैन सर को असलागी नहीं जाही, उक्ति भी गवाही देती कि नौजवानों में वे किसी के तीरे नीनकश से बंधे होंगे। ना समझ अवानी में काशी निवासी तुलसी की ऐसी दौर में गुजरना कोई अनहोनी वाली बात भी नहीं है। तुलसी बाद में मोहिनी को त्याग कर दिया और राम भक्ति में वापस लग गए। बाद में तुलसी जी का विवाह पंडित दीन बंधु की पत्री रत्नावली से हो गया। ये रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन किसी बात पर रत्नावती को मायके जाना पड़ा। तब तुलसी ये वियोग सह नहीं पाया और आधी रात में ही उमड़ती नदी को पार करके रत्नावली के पास पहुंच गए। उनको देखकर रत्नावली खुश बिल्कुल नहीं होती तथा ऐसी बात कह देती जो उनके दिल को चुभ जाती है। रत्नावली का व्यंग्य, स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है। नारी भले काम वश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह निष्काम हो जाती और पुरुष पिता बनकर भी दायित्वबोध भली प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता है। तुलसीदास को जब कुछ समझ आ जाता है तथा वे अपना घर परिवार हमेशा के लिए त्याग कर काशी चले जाते तथा वहां जाकर वाल्मीकि रामायण को बाँचने लगते तथा वहीं पर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। एक दिन पुत्र के निधन के पश्चात रत्नावली तुलसीदास जी के पास आती और उनके साथ मंदिर में ही रहने को बोलती है, परंतु तुलसीदास अब सिर्फ राम भक्ति में ही लीन रहने के कारण उनको साथ रखने से मना कर देते हैं। रत्नावली सब समय समझ जाती कि वह उनसे कहती है कि अब मैं मरने को हूँ, उससे पहले आप आकर मुझे अपने दर्शन दे जाना। तुलसीदास उसकी बात मान लेते हैं। एक दिन जब रत्नावली की मौत का समय नज़दीक आया तो तुलसीदास जी ने वहां जाकर उसे अपने दर्शन दिए। तब रत्नावली बड़े सुकून से मर सकी। अब उसे अपने पति पर गर्व था। रत्नावली की मृत्यु के 1 साल बाद तुलसीदास की भी मृत्यु हो जाती है। कथन है, मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूँ पर प्रीति क्यों नहीं होती। तुलसीदास भगवान श्री राम के लिए कही है ये।
इस उपन्यास में तुलसीदास के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी पूर्णतः यथार्थ बन गया है। गोपाल राय लिखते हैं। और हिंदी, अब कौन से लेखक क्या बताते हैं, सेकंड नंबर पे देख लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। डॉक्टर योगेंद्र लिख रहे हैं। टूटी झाड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती, वे अपनी सारी भव्यता, कलात्मकता में क्रूर और गंवार बन लगता है। मानस का हंस पृष्ठ नंबर 374 में लिखा है। ये नागर जी की तरह ये टिप्पणी समाजवादी व्यवस्था के प्रति उनके दृढ़ आग्रह को दिखाती है। और तुलसी की टिप्पणी है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पर रत्नावली सवाल भी उठाती हैं, बहरहाल स्त्रियों के प्रति तुलसी के मन में तब तक कोई दुर्भावना नहीं है जब तक वह सीता की तरह चरित्रवान है। और इसी तरह यहाँ पर मानस का हंस उपन्यास का अंत हो जाता है और हम लोगों ने पात्र परिचय के बारे में अच्छे से बच्चों जान लिया। आपको पता चल गया किस तरह से मानस का हंस तुलसीदास के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन इसमें अच्छे से मिल रहा है। और आप लोगों ने जान भी लिया, मानस के हंस को पढ़ भी लिया कि किस तरह से उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझाने का प्रयास किस तरह से किया है, ये आप लोगों ने अच्छे से बच्चों जान लिया। इसी तरह हम और भी उपन्यास आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आप जल्दी से आगे के सारे उपन्यास का सारांश एक साथ अच्छे से कंप्लीट कर पाए। चलिए अगले उपन्यास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर जाकर ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आपको मिलते रहे समय अनुसार। तो जय हिंद, जय भारत।